नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं सिंपल और आसान ज़बान में। आज के दौर में प्रेगनेंसी सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस ही नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें माँ और बेबी दोनों की हेल्थ पर बारीकी से नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहीं पर फीटल मेडिसिन का रोल शुरू होता है। फीटल मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली उन परेशानियों की पहचान और उनके मैनेजमेंट पर फोकस करता है जो माँ और पेट में पल रहे बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड, जेनेटिक स्क्रीनिंग और टाइमली डायग्नोसिस के जरिए फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी रिस्क को पहले ही पकड़ लिया जाए और माँ बेबी दोनों को बेस्ट पॉसिबल केयर मिल सके। हेल्थ और हम के इस सेगमेंट में हम समझेंगे कि प्रेगनेंसी हेल्थ को बेहतर बनाने में फीटल मेडिसिन का क्या रोल है और कैसे एक सेफ और हेल्दी प्रेगनेंसी में मदद करता है। इस मौजू पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज मौजूद है अंकुरा हॉस्पिटल्स, बंजारा हिल्स, हैदराबाद की कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति व्यास। नमस्कार, आदाब एवरीबडी, एंड इतने जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। आपने शायद एक नटशेल में सभी कुछ बता दिया है कि फीटल मेडिसिन क्या करते हैं। तो इस प्रोग्राम को देख रही सारी प्रेग्नेंट वुमेन, एक्सपेक्टिंग प्रेग्नेंट मदर्स एंड वुड हैव बीन प्रेग्नेंट मदर्स, सभी को मैं वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए लाभकारी होगा। सीरियसली मैम, मैं अगर बताऊं फीटल मेडिसिन के बारे में तो मैं एक डॉक्टर हूं नहीं, तो मैं उतना बारीकी से फीटल मेडिसिन के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता नहीं सकूंगी। बट अगर मैं आपसे अगर डॉक्टरेट टर्म्स में ये पूछूं कि फ़ीटल मेडिसिन एक्चुअली में होता क्या है, ना ही सिर्फ माँ और बेबी के बारे में बल्कि और डेप्थ में उसका क्या यूज़ है, उस बारे में मैं अगर आपसे पूछूँ तो वो क्या है? तो एक नॉर्मल टर्म में बोलूँ मैं अगर, तो मैं अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज अ फीटल डॉक्टर। तो शायद अनबॉर्न बेबी के लिए जो पहला डॉक्टर होता है वो खुशकिस्मती से हम लोग होते हैं। सो वी आर द फर्स्ट पर्सन जो बेबी को देखते हैं, बेबी को बहुत बारीकी से देखते हैं, जैसे आप बता रहे हैं। नॉट ओनली अनहेल्दी बेबीज बट हेल्दी बेबीज से, राइट फ्रॉम द टाइम जब बेबी सेलुलर स्टेज पे होते हैं, एम्ब्रियो के स्टेज पे होते हैं, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जैसे बेबी की डेवलपमेंट होगी, हम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बेबी को चेक करते हैं, बेबी की डेवलपमेंट देखते हैं, बेबी को असेस करते हैं। जिन जिन बेबीज़ को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होगी ऐसे बेबीज़ को साइडलाइन करते हैं, ऐसे बेबीज़ को देखते हैं जिनको हेल्प बर्थ होने के बाद इमीडिएटली हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे बेबीज़ को भी देखते हैं। किन किन बेबीज़ को टर्शियरी सेंटर्स में जाने की ज़रूरत होती है, कोई बेबीज़ छोटे हॉस्पिटल में डिलीवर हो सकते हैं। ये सारी जानकारी देखने के लिए हम बहुत बारीकी से स्कैनिंग करते हैं। तो मेनली फीटल मेडिसिन वालों का काम ये होता है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि खाली स्कैनिंग काम नहीं होता है हमारा, स्कैनिंग सिर्फ शुरुआत होती है। स्कैनिंग एक पार्ट, या ऐसे कहें कि मेजर पार्ट ऑफ आवर वर्क इज स्कैनिंग, और ब्रेड एंड बटर जैसे कहा जा सकता है। लेकिन स्कैन के अलावा हम लोग काफ़ी बहुत कुछ करते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि जो एक रिश्ता स्कैन डॉक्टर का पेशेंट के साथ बन जाता है थ्रू द प्रेगनेंसी, इट्स वेरी वेरी प्रेशियस वन। क्योंकि मैनी टाइम स्कैन करते हुए पेशेंट की हिस्ट्री में, द मदर्स जिस दौर से गुजरती हैं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री हो या पेशेंट की इमोशनल जर्नी जो हो, काफ़ी पेशेंट की साइकोलॉजिकल जर्नी जो हो, काफ़ी चीज़ें बारीकी से पता चलती हैं वाइल वी आर स्कैनिंग। सो एक काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा हिस्सा इससे जुड़ जाता है। कोई मदर्स होती हैं जिनकी बहुत अनफॉर्चुनेटली बुरी हिस्ट्री होती है, मतलब दे हैव बीन थ्रू लॉट ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। इनके पहले लॉसेस हुए होते हैं या बेबीज़ को कुछ प्रॉब्लम हुआ होता है पहले प्रेगनेंसीज़ में। ऐसी मदर्स की हम काउंसलिंग भी करते हैं। तो प्रेगनेंसी और फीटल मेडिसिन का रिश्ता सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं स्टार्ट होता है। फीटल मेडिसिन डॉक्टर का रिश्ता पेशेंट से प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट होता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री है, आपके कुछ मिसकैरेजेस हुए हैं या आपके ख़ानदान में किसी बेबी को बर्थ डिसऑर्डर्स है, आप लोगों की कजिन्स की मैरिजेस हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले आकर मिलें। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, वी कैन हैव अ गुड काउंसलिंग सेशन एंड
ये एक अच्छी शुरुआत होगी इफ़ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, अ हेल्दी शुरुआत। सो दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि फीटल मेडिसिन वाले सिर्फ स्कैन नहीं करते, हम लोग काउंसलिंग से शुरू करते हैं। यानी कि फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट नॉट ओनली डॉक्टर बट एक इमोशनल कनेक्शन होता है आपका बेबी के साथ भी एंड देन बेबी के मदर के साथ भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो फीटस अभी सही से प्रोड्यूस भी नहीं हुआ है उसके साथ भी एक इमोशनल कनेक्शन होना टिल 9 मंथ्स, एक डॉक्टर का वो भी, तो ये एक बहुत ही प्रेशियस कनेक्शन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि फीटल मेडिसिन को समझने से पहले हमें फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट का तरीका समझना चाहिए कि वो लोग कैसे पेशेंट को 9 मंथ्स के जो जर्नी होता है उसमें काउंसिल करते हैं। एंड जैसे मैम ने भी बताया है कि कई सारे मदर्स ऐसे होते हैं जिनके पास्ट में शायद से प्रेगनेंसी लॉस का ट्रॉमा लेकर आए हैं या डिप्रेशन का शिकार होकर आए हैं, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसे मदर्स को एक समझदारी से हैंडल करने का एक जज्बा हो एक डॉक्टर के अंदर। वेल आई मस्ट से फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट नॉट ओनली एक डॉक्टर है बट इन शॉर्ट एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच। डेफिनेटली, और दिस पार्ट आई रियली एंजॉय लॉट। स्कैनिंग तो खैर है ही, पर साथ में ये जो बॉन्ड मिलता है, जैसे पेशेंट का जब बेबी का फर्स्ट टाइम हार्ट बीट दिखता है, आई थिंक अलॉन्ग विद द पेरेंट्स आई ऑल्सो एंजॉय दैट। जब बेबी का हार्ट बीट दिखाते हो, पेरेंट्स को अंदर बुलाकर एंड मदर को दिखा रहे हो कि दिस इज़ द बेबीज हार्ट बीट, दैट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। उन दोनों के लिए तो है ही, मेरे लिए भी होता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्कैन हो गया। इसके साथ साथ जैसे जैसे जर्नी आगे जाती जाती है हम जुड़ते जाते हैं, और नॉट ओनली स्कैन्स, दूसरे टेस्ट वगैरह भी हम आगे आगे बताएंगे एज आवर कॉन्वर्सेशन गोस। यस, तो सवाल यहीं से शुरू कर लेते हैं हमारा कि जो स्कैन्स होते हैं 9 मंथ्स के, जो स्टार्टिंग स्कैन्स होते हैं, तो वो आप एक वुमेन को कब सजेस्ट करते हैं कि ये स्कैन्स पर्टिकुलर ऐसे मूवमेंट पे, ये टर्म पे, ये टाइम पे करवाना है करके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो डोंट वेट फॉर प्रेगनेंसी, कम बिफोर प्रेगनेंसी। आई वुड लाइक टू सी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी इन लाइफ, फिर भी आइए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है एंड यू आर गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट एंड ऑल, तब भी आप आइए। एंड एक हेल्दी स्कैन करवाना, हेल्दी प्रेगनेंसी स्कैन करवाना before getting pregnancy, a healthy pelvic scan, what we call, I would recommend that. Not compulsory, but yes, I would consider that as a part of your scan journey. तो पहले एक pelvic scan हो जाता है, then by luck, by God's grace, आप pregnant हो जाते हो। The first scan जो मैं recommend करती हूँ would be around 7 weeks time. This is the best time जब हम देखते हैं कि pregnancy correct place में है, जो बच्चा रानी बोलते हैं या womb या गर्भम, baby is in correct place. कभी कभी होता है अनफॉर्चुनेटली कि ट्यूब्स में चली जाती है, तो वो देखने के लिए ये करेक्ट टाइम होती है कि बेबी कहाँ है, कितने बेबीज़ हैं, क्योंकि आजकल हम ट्विंस वगैरह भी देख रहे हैं कितने बेबीज़ हैं। अगर 2 बेबीज़ आ रहे हैं, 3 बेबीज़ आ रहे हैं, तो वो देखना ये बेस्ट टाइम होती है। अगर ट्विंस हैं तो किस तरह के ट्विंस हैं, ये जानने के लिए 7 to 8 वीक्स टाइम में मैं रेकमेंड करूँगी। ऑफकोर्स अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, दर्द वगैरह आ रहे हैं, तो जानने के लिए बेस्ट टाइम विल बी whenever you are feeling the symptom। अगर आपको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कहीं पेन आया है, तो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, ऑब्स्टेट्रिशियन को कांटेक्ट करिए, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिशियंस और फीटल मेडिसिन वाले वी आर सिस्टर ब्रांचेस, वी आर बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे स्कैन से पहले जो लेडीज़ को बताते हैं कि जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू होने से पहले आप आइए, सो दैट आप पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। वेल यहाँ पे मैं और एक सवाल ऐड ये करना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स यूजुअली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं आके एक पर्टिकुलर उनके पास ट्रॉमास के बारे में, जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी को लेके, तो वहाँ पे अपने पास ट्रॉमास या डिप्रेशन का खुल के इजहार नहीं कर पाती हैं। तो आप लोग वो इमोशनल बॉन्ड कैसे बनाते हैं एक पेशेंट के बीच में सो दैट वो लोग खुल के आपसे बात कर सकें? सी ऑलवेज टीम वर्क इज़ द बेस्ट। जैसे ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, कई बार होते हैं कि जो रेगुलर उनके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वी वर्क अलोंगसाइड द गायनेकोलॉजिस्ट। हम लोग एक टीम जैसे काम करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, आवरसेल्व्स एंड पेशेंट, वी ऑल फॉर्म अ हैप्पी फैमिली। हम साथ मिलकर काम करते हैं एंड हम प्लान करते हैं कि साथ मिलकर क्या किया जाए जो पेशेंट के लिए सबसे अच्छा हो। कई बार होता है कि एक से भले 2 कहते हैं, तो वी सिट टुगेदर एंड वी टॉक। कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो वी सिट टुगेदर
एंड दिस गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द पेशेंट कि देखो ये मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड आई वुड, अगर मैं पेशेंट की जगह होती तो इवन आई वुड फील गुड, आई थिंक, कि 2 क्लिनिशियंस बैठ के मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू गिव द बेस्ट. ऐसे नहीं कि दे डोंट नो, बट बिकॉज दे वांट टू नो एंड डू द बेस्ट फॉर मी. सो पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत ज़रूरी होता है. इसके लिए टीम वर्क इज़ द की फॉर इट. जो जेनेटिक सोनोग्राम्स होते हैं वो क्या है, एंड आप वुमेन्स को यूजुअली ये जेनेटिक सोनोग्राम्स कौन से मंथ में सजेस्ट करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. I think you have a knack of asking good questions. Well, thank you so much. So genetic sonograms, all the pregnant women ने सुन रखे होंगे या at least अपने family में सुन रखे होंगे. These are the 2 most important scans I would suggest. जैसे हम लोग स्कैनिंग करते हैं 3rd मंथ में एंड 5th मंथ में. 3rd मंथ का स्कैन जो होता है जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं. सो एंटी वर्ड को अगर एक्सपैंड किया जाए, वी कॉल इट एज अ न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, विच मीन्स इट्स अ लैटिन वर्ड which means a swelling behind the neck. We all are stuck to Latin. So it makes it look fancy anyways. तो नेक के पीछे की स्वेलिंग देखी जाती है, बट खाली ये नहीं देखा जाता, पूरा बेबी देखा जाता है. सो वी लुक एट बेबी, बेबी का फेस, बेबी की नोज़ बन रही है या नहीं. नोज़ में एक बोन होती है जिसे नेज़ल बोन कहते हैं. इसे देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बेबी की नेज़ल बोन ठीक तरह से नहीं बनती है. तो वो देखना ज़रूरी होता है. बेबी की आइज़ ठीक से बन रही है या नहीं, बेबी के फेस का एंगल कैसा है, बेबी का हार्ट कैसा है, बेबी की हार्ट रेट कैसी है, बेबी के हार्ट से जो ब्लड वेजल्स वगैरह आ रही हैं उनकी सप्लाई कैसी है, वॉल्व्स देखे जाते हैं, बेबी की लेंथ चेक की जाती है. कई बार होता है कि स्पाइन वगैरह की प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी नहीं भी पता चलें, बट अगर कोई सिवियर प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम वगैरह भी पकड़ में आ सकती हैं. तो काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें 3rd मंथ में ही क्लू मिल जाती है. देन हमें पता चल जाता है कि व्हाट वी आर डीलिंग विथ. तो अर्ली डायग्नोसिस इज ऑलवेज बेटर. अब यहाँ पे जेनेटिक स्कैन्स के साथ साथ कोई और स्कैन्स भी है जो आप इसमें इन्वॉल्व करती हैं टू डायग्नोस इट इवन इन बेटर वे? स्कैन नहीं, ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम कंबाइंड टेस्ट कहते हैं. तो इसके साथ साथ ही बेबी इज़ अ यूनिट. खाली अकेला बेबी नहीं होता है, बेबी के साथ प्लासेंटा होती है या अमल जिसे कहते हैं, माया इन तेलुगु. तो क्या होता है, इसी से तो बेबी से पावर हाउस है बेबी का. ये बेबी को सारा न्यूट्रिएंट्स या सारी ब्लड सप्लाई उसी से आ रही है. सो उसमें के जो सेल्स होते हैं, उसमें के जो हार्मोन्स होते हैं, ये मदर की बॉडी में रिलीज हो जाते हैं. सो कंबाइंड टेस्टिंग में या डबल मार्कर टेस्ट, DSM, आप लोगों ने सब ने सुन रखा होगा. DSM जो टेस्ट होता है उसमें हम ये हार्मोन्स टेस्ट करते हैं. बीटा HCG या पैप जिन्हें कहते हैं, ये हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं एंड इनके लेवल्स से देखा जाता है. और ये पाया गया है कि कोई बेबीज़ जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं ये ऊपर नीचे होते हैं. सो इनकी लेवल, इनकी वैल्यूज़ और जो एंटी मैंने पहले बताया था उनकी वैल्यूज़, बेबी की लेंथ वगैरह सब मैच करके एक रिस्क रेशो निकाला जाता है. उससे पता चलेगा कि अपने बेबी हेल्दी रेंज में आ रहा है या बेबी अनहेल्दी रेंज में आ रहा है, या बेबी इज़ एट हायर रिस्क. अगर बेबी खुदा न खास्ता हायर रिस्क रेंज में आ जाता है, देन वी हैव टू डू फर्दर टेस्ट फॉर द बेबी. अब टेस्ट 2 तरह के होते हैं. आप, मुझे पता है आप पूछने वाले हो टेस्ट क्या रहेंगे. टेस्ट ऐसे होते हैं जो अदर ब्लड टेस्ट हो सकते हैं या इन्वेजिव टेस्टिंग हो सकते हैं. अभी फ़िलहाल मैं ब्लड टेस्ट के बारे में बोलूँगी. आपने सुना होगा सेल फ्री DNA के बारे में. सेल फ्री DNA मदर का ही ब्लड टेस्ट होता है, बट ऐसे पाया गया है कि बेबी का DNA फ्रैगमेंट्स मदर के ब्लड में पाए जा सकते हैं. सो फ्यू 10 years से पहले इन सम ब्लड टेस्ट दे नोटिस कि मदर का के ब्लड में भी बेबी DNA फ्रैगमेंट्स आ सकते हैं. सो व्हाट दे डिड इज, मदर का ब्लड टेस्ट लेकर दे चेक फॉर बेबीज DNA. अगर कुछ एबनॉर्मलिटी, सो इट्स एन इनडायरेक्ट टेस्टिंग. डायरेक्टली बेबी का DNA नहीं लेकर मदर के ब्लड से इनडायरेक्टली बेबी का DNA लेकर टेस्ट कर सकते हैं. इट्स अ गुड टेस्ट. बेबी का ही DNA देख रहे हैं, बट इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टेस्टिंग. सो इससे हमें और क्लू मिलेगा. अगर हमें DSM में पता चल रहा है कि बेबी का रिस्क हाई है या बॉर्डर लाइन आ रहा है, ऐसे सिचुएशंस में अगर हम सेल फ्री DNA कर लें तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी. ऑफ कोर्स ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत ही आता है, तो इसमें भी हमें पता चलेगा कि लो रिस्क है या हाई रिस्क है. ये टेस्ट ऐसे नहीं लिख के देगा कि जी आपका बेबी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. तो जो ग्रे जोन या जो डाउट अगर बहुत आया हुआ है तो वो डाउट क्लैरिफाई इससे कम्प्लीटली नहीं होगा, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड टेस्ट टू कंसिडर.
तो ये आप अपने आप डिसीजन मत लीजिए, मीट योर फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट, मीट योर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड सारे मिलकर डिसीजन लेना इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे जैसे कि आपने मेंशन किया है कि ये उतनी क्लैरिटी नहीं देगा बट एटलीस्ट एक स्टार्टिंग स्टेप देगा कि आपका बच्चा हेल्दी है या हाई रिस्क पर है। करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल सोचिए खुदा ना खास्ता बच्चे को अगर कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है इस टेस्ट में, तो उसके बाद आप लोग कैसे प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं? अब से NIPT में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है, अगेन स्क्रीनिंग टेस्ट में आई है एबनॉर्मेलिटी, राइट? हमें डायरेक्टली बेबी का DNA नहीं मिला है, इट कुड बी अ लैब एरर, इट कुड बी फ्रॉम द टेस्ट, तो हमें इसे चेक करना ही पड़ेगा। हम एक मेजर डिसीजन इस बेसिस पे नहीं ले सकते हैं, देन वी हैव टू डू फर्दर टेस्टिंग। अभी बेबी 3rd मंथ का है, सो लेट अस टेक अवर जर्नी। अपना बेबी 7 वीक्स से अभी 13 वीक्स में आया है, 13 वीक्स में ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बट इतना जल्दी हम डिसीजन क्यों लें? लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर वीक्स। 16 वीक्स तक ले जाते हैं इस बेबी को, 16 वीक्स में फिर से स्कैन करते हैं, दोबारा सारा काउंसलिंग करेंगे, दोबारा देखेंगे, ऑल द पार्ट्स देखेंगे, बेबी का हार्ट देखेंगे क्योंकि बेबी और बड़ा होगा, और क्लैरिटी से दिखाई देगा, और सारे पार्ट्स देखेंगे। अगर हमें कुछ भी क्लूज नहीं मिल रहे हैं, जैसे जेनेटिक सोनोग्राम में हमें कुछ कुछ क्लूज दिखाई देते हैं विच कैन मीन कि बेबी को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे कुछ क्लूज दिखाई नहीं दे रहे हैं, एंड अपना टेस्ट बॉर्डर लाइन आया है या अपना टेस्ट कोई कंडीशन के लिए पॉजिटिव आया है, तो इसे कंफर्म करना चाहिए। आप कंफर्म करने के लिए द टेस्ट वी डू इज एन इन्वेजिव टेस्टिंग। कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आप डायरेक्टली ही DNA लेकर टेस्ट करिए, ओनली दैट इज गोइंग टू गिव यू अ क्लियर आंसर। कैसे लोगे? बेबी का DNA लेना पड़ेगा, एंड फॉर दैट देयर इज ओनली वन वे टू गो, नीडल से अंदर जाओगे। सो व्हाट वी डू इज हल्का सा एनेस्थीसिया देकर स्किन में, कोई लोग वो उसकी भी ज़रूरत नहीं समझते क्योंकि नीडल इतनी बारीक होती है कि कभी कभी स्किन एनेस्थीसिया के बिना भी कर सकते हैं प्रोसीजर। आई प्रिफर गिविंग, क्योंकि पेशेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं व्हेन यू गिव देम द स्किन एनेस्थीसिया। एक नीडल अंदर डालते हैं विद द स्कैन, तो हमें पता है अपनी नीडल कहाँ जा रही है, स्कैन करते हैं स्क्रीन पे, नीडल अंदर जाती है, नीडल कहाँ जा रही है विदाउट हिटिंग द बेबी, सीधा जो पानी होता है, बेबी इज सराउंडेड बाय वाटर, यू मस्ट बी अवेयर, राइट, द एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसमें नीडल जा रही है, थोड़ा सा निकाल लिया एमनियोटिक फ्लूइड एंड वी सेंड दैट टू लैब। उसमें बहुत सारे बेबी के सेल्स रहेंगे क्योंकि डेड स्क्रीन है, यूरिन है, ऑल दैट इज हैविंग बेबी सेल। सेल में से DNA निकाला जाएगा, DNA विल बी प्रोसेस्ड इन द लैब एंड दिस DNA इज गोइंग टू चेक कंप्लीटली, एंड हमें 100% रिजल्ट पता चल जाएगा कि बेबी इज हैविंग दैट कंडीशन or baby is not having that condition, and on that basis we will be able to take a step forward. Worst case scenario, और बेबी को कंडीशन आ गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ गई, then these conditions we have to sit with the geneticist. Now I want to bring in another person in the picture is geneticist, जो genetics से deal करते हैं। We have our limitations, although we deal with all genetic conditions and we sit with the patients, we do, but then geneticists only deal with genetics, तो उनको भी डील करते हैं हम लोग साथ में। साथ मिलकर एज अ टीम हम लोग डिसीजन लेते हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, ये लाइफ के साथ कंपैटिबल है या नहीं, इस बच्चे की IQ कैसी रहेगी, लाइफ स्पैन कैसी रहेगी, आगे चलकर बेबी को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सारी देखने भी ज़रूरी है क्योंकि हम बेबी को लाइफ तो दे रहे हैं, बेबी को दुनिया में लाना चाह रहे हैं, बट बेबी हेल्दी रहेगा या नहीं, आगे चलकर बेबी के साथ कुछ हो, वी विल फील बैड। आपको तो लगेगा ही यू विल हैव टू लिव विद बेबी हु इज एबनॉर्मल, साथ साथ इट शुड बी अ हेल्दी प्रेगनेंसी ऑल्सो, दैट इज द पर्पस कि हम सारा इतना मेहनत करते हैं टू ब्रिंग अ हेल्दी बेबी। एग्जैक्टली, यानी कि फीटल मेडिसिन सिर्फ इस चीज़ पे या इस बाउंड्री पे नहीं काम करता कि बच्चा सिर्फ हेल्दी है या नहीं, बट उसके आने वाले फ्यूचर को भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, टिल हाउ मच इज पॉसिबल। तो यहाँ पे एक डाउट मेरा ये अराइज हो रहा है कि ये फीटल मेडिसिन क्या सिर्फ तभी रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में जब कोई डिसऑर्डर या बच्चे में अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है, या फिर हर प्रेगनेंसी में फीटल मेडिसिन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है? Again, I would like to say good question. See, pregnancies, how many pregnancies are uncommon? I will throw your question this time. आप बताएं कि आपके हिसाब से कितनी % ऑफ प्रेगनेंसीज में बी एबनॉर्मल? एक 10 में से एक 8 तो मिनिमम शायद, आई गेस, या 2। Only 2% roughly. I'm giving a very rough figure. So abnormalities are very rare.
हम बहुत डरते हैं, बट एबनॉर्मलिटीज आर वेरी रेयर। स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होते हैं तो कई बार डॉक्टर्स बोलते भी हैं ये चीज़ कि ये शायद से अभी डिटेक्ट होगा मैम, बट जब आपका बेबी पैदा होगा तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली, सो मेनी टाइम्स एबनॉर्मलिटीज आर वेरी रेयर। So most of the chunk of people we deal with are normal, or they may have smaller problems, जैसे growth problem हो सकता है, या ऐसे problems कि बेबी को मदर को प्री-एक्लैम्सिया या मदर को बीपी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इवन दीज कैन बी डिटेक्टेड बाय फीटल मेडिसिन पर्सन्स, जैसे हम मदर का बीपी रिलेटेड इश्यूज एक्सेट्रा वी कैन डिटेक्ट, या प्री टर्म लेबर आने का इश्यूज हैं, दोज कैन ऑल्सो बी पिक्ड अप बाय द फीटल मेडिसिन स्कैन्स, जो 3rd मंथ के स्कैन्स हम करते हैं। सो दीज कैन बी डिटेक्टेड एंड दीज आर माइनर प्रॉब्लम्स, या वाटर लेवल कम हो जाना, all these can be detected alongside normal. So most of the chunk of our work is still normal. Why do you think I'm in this specialty? Because it is a very happy field. I like to see happy faces. Everyone should be happy, right? The mothers should be happy. Not only about abnormalities, but always about normal and positive reviews. Yes, most of the time it is normal. Very rarely it is abnormal. अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की भी हम बात कर लेते हैं। जब हमने डायग्नोसिस की बात की है, तो अगर बेबी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी ट्रीट करना है तो विद इन द वूम क्या ये पॉसिबल है कि उसे वहीं पे ट्रीट किया जा सके? यस एंड नो। यस इन द सेंस देयर आर सम जिनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जैसे कि मोस्ट कॉमन बीइंग ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे मदर इज कैरिंग नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड फादर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, एंड बेबी का भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ गया। सो मदर एंटीबॉडीज बना लेगी, एंड जिससे बेबी में एनीमिया बन जा रहा है। सो बेबी एनीमिक होने से बेबी स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ एनीमिया, साइंस ऑफ फेलियर आ जा रहा है बेबी में। सो इन सब चीज़ों की वजह से अर्ली साइंस ऑफ फेलियर, अर्ली साइंस ऑफ डेथ भी हो सकती है बेबी की, इफ़ यू आर नॉट इंटरवीनिंग। सो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो बेबी की जल्दी डिलीवरी करा दो, बट मैनी टाइम्स इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती है। आप 24 वीक का बेबी डिलीवर कराओगे, बेबी बचेगा नहीं बचेगा, आप कितना टाइम आईसीयू में रखोगे, बेबी की कैसी कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। सो ऐसे सिचुएशंस में इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। सो ऐसे बेबीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जा सकता है। सो इन यूट्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा बेबी को ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ाते हैं हम लोग, एंड जिसकी वजह से बेबी की इनसाइड द यूट्रस या इन यूट्रो लाइफ जो होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। एंड कई बार ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं कि हमने 2-3 बार ब्लड चढ़ाया है एंड प्रेगनेंसी को नॉर्मल 35-36 वीक्स तक लेकर गए हैं, दैट इज गुड 8 मंथ्स, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तक लेकर गए हैं, एंड देन डिलीवर्ड द बेबी, ताकि बेबी को आईसीयू में कम टाइम तक रहना पड़े। सो इस तरह से इंटरवेंशंस पॉसिबल है इस तरह के, एंड दैट रियली हेल्प्स द मदर एंड द बेबी। फॉर सपोज अगर 36 वीक्स के बाद समझिए कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़ और देयर इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, तो दोनों में कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? अब वर्क इज़ वर्क, सी स्पेशली जैसे हमारा सेंटर है, इट्स लाइक अ टर्शियरी सेंटर। सो हम लोग को सेकेंड ओपिनियन वाले बहुत पेशेंट्स आते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो लोग गाँव से आ रहे हैं, उन लोग की डायग्नोसिस हो चुकी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम diagnosis may not be a good diagnosis. They are already too late जब तक diagnosis हो चुकी है, baby cannot be saved या outcome अच्छा नहीं रहेगा। ऐसी diagnosis है कि that baby may not survive. अगर born भी हो गया तो baby may not survive. These are the things unfortunately we will have to tell the parents. And ऐसी news अनफॉर्चुनेटली देनी पड़ती है, ऑल्दो आई लाइक टू ऑलवेज गिव गुड न्यूज़, बट वो मेरे हाथ में होता नहीं है। ऐसी न्यूज़ के टाइम आई फॉलो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि कैसे भी पेरेंट्स हो, इवन गांव वाले भी हो, आपको लगता, हमें लगता होगा एजुकेटेड है, नहीं है, बट पेशेंट की जितनी समझ है उस हिसाब से जितना करके पेशेंट समझेंगे, आई ट्राई माई बेस्ट उनको समझाना, वॉट एवर द सिचुएशन इज, उनको एक्सेप्टेंस लाना। इट मे टेक टाइम, एंड यहाँ पे काउंसलिंग का रोल बहुत आता है कि पेशेंट को आइसोलेशन में काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली प्रेगनेंसीज आर इम्पॉर्टेंट, दे आर ऑल हेल्दी पीपल, एंड चांसेस आर कि दे मे हैव अ वेरी हेल्दी बेबी लेटर, बट इस प्रेगनेंसी की वजह से सेटबैक नहीं आना चाहिए, राइट। प्लस इनको जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, इस बेबी को भी जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत होगी, पेरेंट्स को भी जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है इनका पहले भी कोई प्रेगनेंसी लॉस है या पहले भी कोई बच्चा है विद द सेम डिफॉर्मिटी,
दोज थिंग नीड्स टू बी टेस्टेड एज वेल, तो उनको जेनेटिसिस्ट के पास भेजने की भी ज़रूरत हो सकती है. सो ये सारी काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ सबसे ज़्यादा काउंसलिंग का रोल आता है. एंड इस वजह से वॉट एवर द आउटकम, कई बार होता है कि बैड आउटकम्स टेक much longer time than the good outcomes, but all the more it's important to give time to them and counsel them about the future pregnancies. अब सबसे आखिर में अगर मैं आपसे पूछूंगी कि एक एडवाइस जो आप हर फीमेल को देना चाहेंगे जो प्रेग्नेंट है या जो कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, तो वो क्या रहेगा? एक चीज़ रहेगा कि प्लान, हर बात प्लान नहीं की जा सकती, बट इवन यू आर मैरिड एंड यू आर प्लानिंग इन दैट रेंज, तो आप फोलिक एसिड जरूर लीजिए, 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड एटलीस्ट 1 to 3 months बिफोर प्रेगनेंसी. एंड ईट हेल्दी डाइट, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड ईटिंग प्रोसेस्ड जंक फूड एंड stay healthy, stay happy. I think that will produce very healthy progeny. एंड फिर भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ हमारा काम हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन का ही है. तो होप टू सी यू सून. Thank you so much. Thank you so much for being here, ma'am, and sharing such a great experience about fetal medicine. And I too understood that fetal medicine सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, but बहुत ज़्यादा एक vast subject है for a pregnant lady, not scientifically but also emotionally. तो ये जर्नी आई थिंक हर माओं के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, एंड ऑल्सो फॉर द डॉक्टर्स मेमोरेबल भी होती है बहुत ज़्यादा. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you for having me over. Thank you. आज के मॉडर्न मेडिकल एरा में फीटल मेडिसिन ने प्रेगनेंसी केयर को एक नया और ज़्यादा सेफ डायमेंशन दिया है. अर्ली स्क्रीनिंग, टाइमली डायग्नोसिस और एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू ये ना सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, बल्कि माँ और बेबी दोनों के लिए बेटर आउटकम्स इंश्योर करती है. चाहे प्रेगनेंसी नॉर्मल हो या हाई रिस्क, फीटल मेडिसिन हर एक्सपेक्टेड मदर को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के और एक हेल्दी कॉन्फिडेंट प्रेगनेंसी जर्नी तय करने की एक सपोर्ट बनती है. रेगुलर फॉलोअप, सही लाइफस्टाइल और स्पेशलिस्ट केयर के साथ हर माँ अपने बेबी को एक हेल्दी शुरुआत दे सकती है. हेल्थ और हम में आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ.